तो आपको बताना है कि बीटा गामा का अगर कुछ वैल्यू ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा नहीं होगा। ऐसा दुनिया भर का क्वेश्चन है सो आपको जेईई एडवांस में पूछ चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्लोन मेथड लगाते हैं, है ना। इक्लोन मेथड आप कभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो टेक्निक है, आपको नहीं बताया जाता है। आपको डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालने का फॉर्मूला आपको किताबों में रहता है, आप उसी के पीछे रहते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये डिटर्मिनेंट निकालो, वो निकालो, ऐसे करो वैसे करो, क्वेश्चन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, आप परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि भाई ये लगाएं वो लगाएं। तो आपको बेटर मेथड में दे रहा हूँ, इक्लॉन फॉर्म में कैसे एक लीनियर इक्वेशन, जो आपका 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है, अगर मान लो 4 वेरिएबल का भी क्वेश्चन होता, 5 वेरिएबल का भी क्वेश्चन होता, तो इसको अपन ऐसे ही सॉल्व करते। 4 वेरिएबल में शायद आपको डिटर्मिनेंट मेथड वर्क नहीं करता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप अभी छोटे बच्चे हैं, ये चीज हम लोग हायर स्टडीज में भी पढ़ते हैं। जो मैथमेटिक्स, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो ये चीज पढ़ेंगे। क्यों ना एक छोटा चीज अभी पढ़ ले, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आराम से, प्यार से आपके हाथों निकल जाएगा, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो चलो इक्लॉन फॉर्म में आज आपको मैं सिखाता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईडी फैक्ट्री। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बेसिक जो इक्वेशंस होते हैं आपके लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस दे रखा है आपको x प्लस 2y प्लस जेड इजिकल टू 7, x प्लस अल्फा जेड इजिकल टू 11, 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड बराबर गामा, है ना। तो आपको बताना है कि बीटा गामा का अगर कुछ वैल्यू ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा नहीं होगा। ऐसा दुनिया भर का क्वेश्चन है सो आपको जेईई एडवांस में पूछ चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्लोन मेथड लगाते हैं, है ना। इक्लोन मेथड आप कभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो टेक्निक है, आपको नहीं बताया जाता है। आपको डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालने का फॉर्मूला आपको किताबों में रहता है, आप उसी के पीछे रहते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये डिटर्मिनेंट निकालो, वो निकालो, ऐसे करो वैसे करो, क्वेश्चन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, आप परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि भाई ये लगाएं वो लगाएं। तो आपको बेटर मेथड में दे रहा हूँ, इक्लॉन फॉर्म में कैसे एक लीनियर इक्वेशन, जो आपका 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है, अगर मान लो 4 वेरिएबल का भी क्वेश्चन होता, 5 वेरिएबल का भी क्वेश्चन होता, तो इसको अपन ऐसे ही सॉल्व करते। 4 वेरिएबल में शायद आपको डिटर्मिनेंट मेथड वर्क नहीं करता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप अभी छोटे बच्चे हैं, ये चीज हम लोग हायर स्टडीज में भी पढ़ते हैं। जो मैथमेटिक्स, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो ये चीज पढ़ेंगे। क्यों ना एक छोटा चीज अभी पढ़ ले, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आराम से, प्यार से आपके हाथों निकल जाएगा, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो चलो इक्लॉन फॉर्म में आज आपको मैं सिखाता हूँ। इक्लॉन फॉर्म में कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आप इक्वेशंस को लिख दो, जैसे जैसे इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको वैसे ही लिख दो, फिर उसको रिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। कैसे करते हैं रिडक्शन? तो रिडक्शन करने का जो नियम होता है, जो मेथड होता है, उसको समझिए। कि सबसे पहले आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, लिख देंगे x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। फिर अगला जो इक्वेशन है आपका x प्लस 0y प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 11 दे रखा है। और जो तीसरा जो आपका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू गामा है, ओके। इक्लॉन फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले जो लीडिंग कॉफिशिएंट है आपका x, ये 1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है हमको, बहुत अच्छा। अब इस x के नीचे सारे को 0 बनाना है, समझो ध्यान से। इस x के नीचे क्या करना है, इसको भी 0 बना देना है, इसको भी 0 बनाना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से हमें इन दोनों का जो x है उसको गायब करना है। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज अपने को लिखना है, तो एज इट इज आप लिख दोगे, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हो गया। अब आप 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 कर दोगे, ठीक है। 1 माइनस 2 करके आप सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन नया वाला आप फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 2x को गायब करना है, क्या करेंगे, 2 टाइम्स 1 करेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन का मदद लेंगे, थर्ड इक्वेशन को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अपना जो आएगा थर्ड इक्वेशन जो आएगा सो नया वाला आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन नया वाला क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया, फटाफट माइनस करो तो ये खत्म हो गया, ये 2y हो गया, इधर 0 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चे 2y हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे 1z है, अल्फा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा z हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 11 जाएगा -4 हो जाएगा। ये सही बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त सा मेथड है, तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप चुटकी बजा बजा कर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो क्या होगा अपने को, यहाँ पे x 2x में से 2x जाएगा, खत्म हो जाएगा, 4y में से -3y जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 7y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 से z को मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम हो जाएगा z माइनस बीटा, मतलब 2 माइनस बीटा हो जाएगा कितना z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, 14 में से गामा, 14 माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन को, ये पूरा प्रोसेस में बता रहा हूं, पहले वाले इक्वेशन को एज इट इज रखना है। अब क्या करना है, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वहां को पेरेंट इक्वेशन मानना है। अब इसके नीचे यहाँ पे y है, y के पीछे कुछ नहीं है, तो y के नीचे को अपने को 0 बनाना है, इसको क्या करना है 0 बना देना है। 0 कैसे बनाएंगे इसको 0 बनाने का सिंपल सा स्ट्रेटजी होगा कि इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन में से, लेट अस सपोज ये सेकंड नंबर ऑफ इक्वेशन है और ये इक्वेशन नंबर ए बोल दो, इक्वेशन नंबर बी बोल दो, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे ए में से आप 2/7 बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, ए में से 2/7 बी कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो कैसे गायब होगा, तो आप लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे लिखिए, इसमें से इसको गायब करना है, मतलब क्या करना है, इसको हम 2/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे। तो 2/7 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बच जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 2/7 2 माइनस बीटा, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा -4, और यहाँ पे आपको 2/7 करना था तो -2/7 हो जाएगा 14 माइनस गामा। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं किया हूं यहाँ पे, इस इक्वेशन को यहाँ पे 0 बनाना था, 7y को 0 बनाना था, तो b वाला इक्वेशन जो है इसको हमने -2/7 से मल्टीप्लाई करा, है ना, -2/7 से मल्टीप्लाई करा, पहले वाले में से घटा दिया, तो 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2y आ जाएगा, 2y में से 2y जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप 2/7 से मल्टीप्लाई करो तो 2/7 इंटू 2 माइनस बीटा आ जाएगा। अब ये 1 माइनस अल्फा में से 2/7 2 माइनस बीटा हो गया, इसको 2/7 से करोगे तो -4 आएगा, यहाँ पे -4 आ गया, माइनस ऑफ 2/7 इंटू 14 माइनस गामा आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा काम का चीज आ गया। अब इसी को आप यहाँ पे लिख लो, क्या आ रहा था हमारा लास्ट वाला इक्वेशन, 1 माइनस अल्फा माइनस 2/7 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू आ रहा है -4 माइनस 2/7 14 माइनस गामा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि बीटा की वैल्यू 1/2 7 अल्फा -3 है और गामा की वैल्यू 28 है, तो क्या होगा। ठीक है, मतलब हर जगह देख रहे हो कि बीटा बराबर 1/2 7 अल्फा -3 का कुछ बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से हमें क्लू निकल जाएगा। अगर बीटा की वैल्यू 7 अल्फा -3/2 रखते तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, तो देखो 1 माइनस अल्फा हो गया, ये -2/7, और यहाँ पे लिख दोगे 2 माइनस ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है 7 अल्फा -3/2 है। ओके, इसको जरा सा आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, ध्यान से सॉल्व करना है ना। 2 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -7 अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना +3 हो जाएगा। ओके, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बच गया, माइनस ऑफ 1/7 हो गया, और यहाँ पे 7 माइनस 7 अल्फा हो गया। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 भी कट गया, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा माइनस ऑफ 1 माइनस अल्फा, और ये कैंसिल हो गया 0 हो रहा है। मतलब अगर हम बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं इतना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है सो हमारा यहाँ पे 0 बन रहा है। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या बन रहा है, तो राइट हैंड साइड को देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट हैंड साइड को देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि भाई गामा का वैल्यू कितना है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि गामा का वैल्यू अगर 28 डालते हैं तो क्या आएगा राइट हैंड साइड, तो -4 -2/7, 14 -28 हो गया, मतलब हो गया -4 -2/7, -2/7 है, इंटू हो गया आपका -14, तो 7 से 2 बार में कट जाएगा -2, और तो हो जाएगा कितना -4 + 4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 0 आ गया। इसका मतलब कि अगर बीटा की वैल्यू हम इतना सब्सटीट्यूट कर दे और गामा की वैल्यू 28 सब्सटीट्यूट कर दे, मतलब 0 बराबर 0 कंडीशन आ रहा है। तो जब कभी भी 0 बराबर 0 थर्ड इक्वेशन में अगर आता है, थर्ड इक्वेशन में जब 0 बराबर 0 कंडीशन आता है, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये कैसे पढ़ना है, इक्लोन फॉर्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए आपको, उससे क्वेश्चन बहुत तेजी में सॉल्व होता है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 0 बराबर 0 कब आ रहा है, जब हम बीटा की वैल्यू 7 अल्फा -3/2 डाल रहे हैं और गामा की वैल्यू 28 डाल रहे हैं। ठीक है, जब 0 बराबर 0 आता है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आ जाता है, लेट अस सपोज कि इधर का कोई चीज नॉन जीरो है, इधर भी कोई चीज नॉन जीरो है, मतलब यहाँ पे जेड की वैल्यू यहाँ से आपको निकल के आएगी, है ना। यहाँ से जेड की वैल्यू क्या होगी, निकल के आ जाएगी। ये यहाँ पे जेड लिख दो, जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू जब निकल के आएगी तो जो आपका सॉल्यूशन होगा सो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन जब उसी केस में अगर यहाँ पे कोई चीज 5 आ जाता है और यहाँ पे 10 आ जाता है, 5 बराबर 10 टाइप का कुछ आ जाए, कुछ मीनिंगलेस टाइप का चीज आ जाए, तो नो सॉल्यूशन होता है ना। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब मीनिंगलेस टाइप का चीज आने लगेगा। जब 0 बराबर 0 होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो पी है इसका क्या होगा, हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब आपको इधर सॉल्यूशन निकल रहा होगा, जब जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही होगी। अब आप ध्यान से देखो, अगर बीटा बराबर इतना है और गामा नॉन जीरो है, मतलब क्या, बीटा जो है तो बीटा तो यहाँ जीरो हो गया और गामा नॉन जीरो है, मतलब जीरो बराबर नॉन जीरो तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो जीरो बराबर कुछ नॉन जीरो हो जा रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन। अब बनाना ही नहीं, अब इतना ही करना था, काम हो गया। मुझे आपको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज जब खुद से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको 2 मिनट से भी कम में ये मैच द कॉलम आराम से आप पूरा हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू 7 अल्फा -3/2 डालनी है। जब इतना डालूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड नॉन जीरो है। क्यों, गामा की वैल्यू 28 नहीं डालनी है, 28 डालूंगा तब 0 होगा, वो नहीं डालूंगा 28 तो ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। इसको अगर 0 से इक्वेट करूंगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, वही गामा बराबर 28 आ रहा है जो क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया है। इसी से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, क्वेश्चन इसी से फ्रेम हुआ है। आप डेल्टा वाला कंडीशन सब याद किए रहो, जेई मेन के लिए लगाओ, एडवांस के लिए थोड़ा अप्रोच चेंज करो। अप्रोच चेंज करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपको और अच्छे से बनेंगे, विजुअलाइज हुए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट जब समझ में आने लगेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आप बनाने का मन करेगा आपको। ठीक है, अब आप थर्ड कंडीशन देखिए, आर में जब बीटा नॉट इक्वल टू 7 अल्फा -3/2 है। ठीक है, तो जब ये नॉट इक्वल टू इतना होगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है सो अपना 0 नहीं बनेगा, है ना। और राइट हैंड साइड के बारे में क्या कहा है कि गामा भी नॉन जीरो है। यहाँ पे गामा है सो आपका 28 के बराबर नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड भी नॉन जीरो होगा। अब नॉन जीरो होगा इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हमको निकल रहा होगा, है ना। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हमारा निकल रहा होगा। और ये भी चीज है, इसका आंसर, अब ये आर का आंसर 1 भी हो सकता है और इधर का भी कुछ हो सकता है क्या, है ना। आर का वैल्यू आप देखो 1 है और इधर बोलता है कि आर का वैल्यू 5 हो सकता है क्या, आर का वैल्यू 5 हो सकता है। तो आर का वैल्यू 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि राइट हैंड साइड 0 नहीं बन रहा है। जब राइट हैंड साइड 0 नहीं बनेगा तो जेड की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 भी दे रखा है, तो जेड की वैल्यू तो 0 नहीं होगा, है ना। मतलब आर का जो वैल्यू होगा 4 और 5 तो होगा ही नहीं। यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट भी हो रहा है ना। आर का वैल्यू तो यही वाला होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में भी जो सॉल्यूशन होगा तो जेड कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि इधर राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड में नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो बाई नॉन जीरो विल नॉट प्रोड्यूस द क्वांटिटी लाइक 0,
इधर जीरो होना चाहिए था, तब उसका सॉल्यूशन एक जीरो होता। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि गामा जो है सो 28 के बराबर है। जब गामा 28 के बराबर तो राइट हैंड साइड जीरो हो गया आपकी बार, और बीटा जो है सो नॉट इक्वल टू 7 अल्फा माइनस 3/2 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है सो नन जीरो है, तो जीरो बाई नन जीरो, अब जेड की वैल्यू जीरो आएगी। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब जेड की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो आपको निकालना है कि वाई की वैल्यू -2 आएगी कि -4 आएगी, है ना। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, ये वाला ऑप्शन होगा, है ना। तो लेकिन चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि कैसे हम बताएं कि भाई जेड का वैल्यू जीरो होगा तो वाई का वैल्यू 4 होगा, जो भी है। तो जेड की वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ से क्या आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। जेड की वैल्यू जीरो है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वाई का वैल्यू आप निकालो तो 7y हो गया, है ना। और गामा की वैल्यू कितनी है, 28 है, तो 14 माइनस 28 मतलब हो गया कितना, -14 हो गया, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। और y का वैल्यू -2 आ गया और z का वैल्यू हमारा जीरो है, राइट। z की वैल्यू कितनी है, जीरो है। z का वैल्यू जीरो हो गया, y का वैल्यू -2 है, तो क्या x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। z की वैल्यू जीरो है तो यहीं से आप इक्वेशन में डाल दो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। किसी में भी डाल दो, आप इसमें डाल दो, आपका मन करता है। तो 2x माइनस y की वैल्यू कितनी आई थी, -2, तो प्लस हो जाएगा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 28, है ना। तो यहाँ से आपको 2x बराबर हो जाएगा 22, x की वैल्यू 11 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से आपको ये जो एस वाला ऑप्शन है उसका जो आंसर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, है ना। एस का 4 आ गया, तो आंसर तो पहले ही आ चुका है। दो ही ऑप्शन को करने से हमको आंसर आ रहा है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया हूँ कि इक्लॉन फॉर्म से कैसे सॉल्व करते। अभी और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा वीडियो में, जो पीछे के साल के जो क्वेश्चन है और जो कंसिस्टेंसी यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है कि कंसिस्टेंट इक्वेशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है इक्लॉन फॉर्म मेथड से हम आपको और भी क्वेश्चन करके देंगे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आईडी फैक्ट्री को। कोर्स अगर आपको लेना है तो परचेज कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए। 4 से 5 हज़ार का कोर्स है 2025 वाला, ठीक है। तो 25 अगर आपको क्रैक करना है, जेईई एडवांस को फोड़ना है तो आईटी फैक्ट्री के साथ जुड़िए। पैसे ज़्यादा आपसे नहीं लिया जा रहा है, ओनली उतना ही कॉस्ट लिया जा रहा है जिससे कि हमारा सर्वर कॉस्ट निकल जाए, हम लोग एग्जिस्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जिस्टेंस जो प्राइस है एकदम बेयर मिनिमम वही हमने रखा है ऑनलाइन के लिए, और आप लोग इस कोर्स को लीजिए। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ आपको डिस्कस करके आपको समझा देंगे। जेईई एडवांस का क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा कि ये क्वेश्चन तो इसी के लिए फ्रेम किया था, यही पूछने के लिए, और फिर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट आप टारगेट पे हिट करोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आईडी फैक्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।